चैनल ऑफ मानस स्टडीज। मैं डॉक्टर अंशिका। हम लोगों ने आज जो वीडियो रिकॉर्ड करना है, दिस इज वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर सेल क्लास 9 सीबीएसई। तो इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सेल, व्हाट डू यू मीन बाय अ सेल? सेल क्या चीज है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें क्या रहता है, अगर एक सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट है जो एक लाइफ की है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, सबके सब किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाली जो यूनिट है उसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। It is the basic structural and functional and biological unit of all living organisms. They are often called the building blocks of life. Building blocks. अब यहीं से एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ एक वॉल का, तो वॉल में हम कौन सी चीज बार बार रिपीट करके लगाते हैं जिससे वॉल फॉर्म होती है? ब्रिक्स। तो सिमिलरली अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी बात करें, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है या कोई माइक्रोब है, तो उसके अंदर भी क्या चीज प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट हैं जो कि रिपीटेडली मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं। दे कंटेन द नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर कैरिंग आउट ऑल वाइटल प्रोसेस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल्स दो टाइप के हैं, कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इनमें डिफरेंस? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस? तो यही मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज, प्रोकैरियोटिक सेल वो है जो कि प्रिमिटिव है, आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इनफैक्ट एक न्यूक्लियोइड नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि प्रेजेंट है, राइट, जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस सारे उसके अंदर एब्सेंट है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ तो सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है, प्लस एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है जो कि सारे फंक्शंस उसके कंट्रोल कर रहा है। तो ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, इसमें सारा सेल का स्ट्रक्चर पूरा मार्क किया हुआ है। ये बैक्टीरियल सेल दिखाया है विच इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये दोनों आपके यूकैरियोटिक सेल्स दिखाए हुए हैं। तो सारे ऑर्गेनेल्स जितने हमने पढ़ने हैं वो सारे इसके अंदर लेबल्ड हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे लेबल्ड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, ये क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स which are made up of only single cell. Multicellular, many cell, more than one cell, millions of cells. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो होगा जो एक सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है। सिंगल सेल वो क्या करेगा? सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर देगा, उसको और सेल्स की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर मैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स को डिफरेंशिएट किया गया है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, तो वो अलग अलग ऑर्गन्स जो होंगे वो अलग अलग फंक्शंस आपके परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है यूनिसेल्युलर विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, आपके इसके एग्जांपल्स आ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लाइफ प्रोसेस अकर विद इन वन सेल, टिपिकली माइक्रोस्कोपिक, रिप्रोडक्शन अकर थ्रू सिंपल प्रोसेस लाइक बाइनरी फिजन, बडिंग और माइटोसिस। तो बाइनरी फिजन इज व्हाट? जिसमें एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना देता है। इसी टाइप से माइटोसिस भी होता है जिससे एक सेल डिवाइड होके दो सेल प्रोड्यूस कर देता है। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यही हैं, वो यही सारा काम करेंगे। उनकी बॉडी में एक ही सेल होगा जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, मल्टीसेल्युलर, दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है जो कि अलग अलग फंक्शन उसकी बॉडी में परफॉर्म करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स डिफरेंशिएट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। तो अलग अलग सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब जो सिंपल जो सिंगल सेल थे उनमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या था? एक सेल है वो डिवाइड करके दो सेल फॉर्म कर देगा। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, सिमिलरली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो उसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा,
माइटोसिस और मियोसिस भी होगा प्रोसेस को आगे चलाने के लिए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस हो, चाहे वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस हो, तो हमको डिफरेंसेस सारे पढ़ने हैं। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल, मल्टीसेल्युलर मल्टीपल सेल, सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सिंपल रिप्रोडक्शन इज बाय फिजन और बडिंग, कॉम्प्लेक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइज माइक्रोस्कोपिक, इसमें छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड यीस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। लाइफ प्रोसेस, एक ही सेल परफॉर्म करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्पेशलाइज्ड सेल्स, तो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। क्लियर है यहां तक सबको? चलो, अब सेल हमारा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो जब सेल माइक्रोस्कोपिक है तो उसकी डिस्कवरी के लिए पहले इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हुआ था। बिना माइक्रोस्कोप के सेल नहीं दिख सकता, माइक्रोस्कोप होगा तभी हमको सेल दिखेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुआ था। तो रॉबर्ट हुक 1665 वाज फर्स्ट टू डिस्कवर सेल। उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज किया और उन्होंने क्या किया, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा। कॉर्क मतलब एक लकड़ी का पीस उन्होंने देखा जिसके अंदर उनको स्ट्रक्चर्स दिखे ऐसे, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब वो डेड स्लाइस था तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, तो उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स नाम दे दिया उसको, या सेल नाम दे दिया। सेल मींस, जो कि ब्रिटिश में जेल को सेल कहा जाता है, तो उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, सेल, जो कि लेटर ऑन हमारे सेल्स ही बन गए। स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स which he termed cells because they reminded him of the cells in a monastery. He documented his findings in the book Micrographia. पहले तो रॉबर्ट हुक ने देखा, बाद में 74 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप एडवांस किया और उन्होंने इसको नाम दिया एनिमलक्यूल्स। He examined pond water and found various microorganisms such as bacteria and protozoa. तो उन्होंने वो सारा का सारा उसके अंदर देखा और तब उन्हें पता लगा कि हाँ, बहुत छोटी, मतलब एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहां से हमारे सेल्स की डिस्कवरी हुई, उससे पहले इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हुआ, दोनों चीजें साइड बाय साइड चली तो हमारे सेल्स आए। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। अब आपको पता है कि सेल थ्योरी 3 मेन साइंटिस्ट थे, मिथियास शेल्डन, थियोडर श्वैन एंड रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे सेल्स के बारे में। पहले ने कहा था कि जितने भी सेल्स हैं सारे प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकंड ने क्या कहा था, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। और थर्ड ने कहा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मिथियास शेल्डन, इन्होंने क्या बोला, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकंड, थियोडर श्वैन, his conclusion was all animals are made up of cells. And Rudolf Virchow, he stated that all cells arise from pre-existing cells. तो ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूली, तो ये स्टेटमेंट जो है उन्हीं की है कि हाँ, जितने भी सेल्स हैं दे ऑल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स, ये हमने अभी पढ़ा भी था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, सिंपल स्मॉल सेल्स विदाउट अ न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो सिंपल सेल्स हैं जिन्हें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। नो ट्रू न्यूक्लियस, डीएनए किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड रीजन में, सिंगल एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा जो कि उसके फंक्शन करेगा। ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल प्रेजेंट है, साइज बहुत छोटा है, रिप्रोडक्शन करेंगे मेनली बाइनरी फिजन से। क्लियर हो गई बात? ये सारे फीचर्स किसके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, एग्जाम में ड्रॉ करने को आ सकता है। दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। तो इसमें आप देखो फ्लैजेला प्रेजेंट है फॉर मूवमेंट, ठीक है, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके अंदर जो है एक हार्ड कवरिंग कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, और यही जो कैप्सूल है ये क्या करता है, उसको सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जब होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हम लोग मेडिसिन खाते हैं
तो सब बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक अलग होती है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी इन्फेक्शन होगा डॉक्टर एक ही दवाई लिख के देगा, सबको अलग अलग दवाई मिलेगी, बिकॉज यही है जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूकैरियोटिक सेल, जितने भी हमने अब आगे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है कंप्लीट, वो क्या है आपका, वो यूकैरियोटिक सेल है, जो कि एडवांस सेल है, जिसके अंदर सारे हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस प्रेजेंट है और सारे ऑर्गेनेलेस के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो हम देख लेते हैं। These are more complex, larger and have a nucleus and other membrane bound organelles. Plants, animals, fungi and protists. न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि डीएनए कंटेन करेगा, वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस प्रेजेंट है, साइज बड़ा होगा, डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर। पहला डिफरेंस तो साइज का ही दिया हुआ है, एक का साइज बहुत छोटा है 1 to 10 न्यूमीटर और एक का है 5 to 100 न्यूमीटर। न्यूक्लियस हमें पता है कि एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की जगह सिर्फ एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, या न्यूक्लियस सारी चीजें कंटेन करेगा। न्यूक्लियोलस एब्सेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस एब्सेंट, सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस प्रेजेंट। सेल डिवीजन जो है मेनली वो फिजन या बडिंग से होगा, यहाँ सेल डिवीजन होगा माइटोसिस या मियोसिस। क्लियर हो गया? तो ये मेन डिफरेंस था आपका किसका, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का। आगे चलते हैं। सेल शेप एंड सेल साइज। सेल शेप एंड सेल साइज इंपॉर्टेंट है। सेल की शेप किस पे डिपेंड करेगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। सेल की शेप किस पे डिपेंड करेगी? बॉडी में एक सेल क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसकी शेप 100% उस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ आरबीसी का। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उसकी शेप ऐसी है कि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी करे प्लस ब्लड वेसल्स में से इजीली फ्लो हो सके, तो उसकी शेप वैसी है। सेकेंड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू ये आ गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी दे आर शेपलेस, कोई शेप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको ब्लड वेसल्स में से बाहर निकल के साइट ऑफ इंफेक्शन पे पहुंचना है, तभी इनकी शेप जो है वो शेपलेस है। मसल सेल, मसल्स हमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में हेल्प करती हैं, तो इनकी शेप स्पिंडल शेप है। स्टोमेटा की मैं बात करूं, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स जो है बीन शेप्ड है, ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्प करते हैं ये। न्यूरॉन्स इलोंगेटेड शेप, मैसेजेस कंडक्ट करने में, इंपल्सेस कैरी करने में हेल्प करते हैं, तो इनकी शेप इलोंगेटेड है। तो सेल्स की शेप कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन। सेल शेप उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगी, सेल का जो फंक्शन होगा वैसे ही उसकी शेप होगी। क्लियर हो गई ये बात सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट काइंड्स, different organisms have cells of different kinds. Shape and size of cells are related to specific function performed by organism. Cells show a great variation in their shapes. Most have definite shape. Human body cells may be round, biconcave, amoeboid, long and narrow, branched, elongated, and so on. Some cells may not have any definite shape. Their shape changes, जैसे amoeba and हमारे WBCs. तो इनकी shape जो है it keeps on चेंजिंग बिकॉज उनका फंक्शन ऐसा है। बाकी जो हमने ऊपर सेल की शेप पढ़ी है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन, लेकिन उसकी शेप जो है वो फिक्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेल साइज, सेल साइज वेरी करता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज आपने देखा छोटा था, यूकैरियोटिक सेल का साइज जो है वो बड़ा है। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, इसका साइज आ गया 0.1 to 0.5 न्यूमीटर्स। लॉन्गेस्ट इज नर्व सेल्स, आपको पता है, एंड लार्जेस्ट इज ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा साइज है उसका। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है हमारा? प्रोटोप्लाज्म इज द कंप्लीट लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अगर मैं एक सेल की बात करूं तो ये सेल है, सेल की बाउंड्री, सेल वॉल। अगर मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करती हूँ तो प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट, जितना भी सेल के अंदर लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है।
इसमें हमारा साइटोप्लाज्म भी आ जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाता है। तो सेल की बाउंड्री के अंदर जितना लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है, दिस इज योर प्रोटोप्लाज्म। इसी के अंदर हमारे सेल की ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट है, प्लस साइटोप्लाज्म भी बहुत सारे मेजर फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म करता है। तो देख लेते हैं। ऑल सेल्स कंटेन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, jelly like viscous colorless semi fluid substance in which various cell organelles and inclusions remain in a colloidal form. It includes all components of cell including cell membrane. Protoplasm does not include cell wall and the contents of the vacuole. इसमें न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट आ जाएंगे और सेल के अंदर के कंटेंट आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? सेल वॉल नहीं आएगी और वैक्यूल के अंदर का सेल सैप नहीं आएगा। चलो आगे चलिए। Protoplasm can be distinguished into two forms: cytoplasm, that part of protoplasm which surrounds the nucleus; nucleoplasm, that part of protoplasm that is located inside the nucleus. तो दोनों चीजें आ गई, मतलब साइटोप्लाज्म भी आ गया और न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया। ये दोनों मिला के क्या बना देंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और सेल का ब्रेन। सेल जितनी भी एक्टिविटीज करता है उन सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर है जिसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है और सारी एक्टिविटीज को यही डायरेक्ट करता है। सेल का डायरेक्टर भी कहा जाता है इसको। सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, हर चीज को ये कंट्रोल करता है। तो अ ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जो इसकी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। जहां जहां पे ये एब्सेंट होगी इसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या कंटेन करेगा? जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिन। एक डेंस सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही हमारा अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एंड इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है और एक एंड इसका बाहर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तभी ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म कर लेगा सेल के अंदर और सेल के बाहर। सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और बाहर ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। क्लियर हो गई बात सबको? चलो आगे चलते हैं। It is absent in prokaryotes. It is present in all eukaryotic cells except mammalian RBCs, sieve tube cells of phloem, tracheids and vessels of xylem. इन सेल्स को छोड़ के बाकी सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हमारे जो आरबीसीज हैं इनिशियली उनके अंदर एब्सेंट होगा, बट लेकिन लेटर ऑन उनके अंदर वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा, बाद में वो एब्सेंट हो जाएगा। साथ में कहाँ एब्सेंट है? sieve tube cells of phloem, tracheids and vessels of xylem. Central in position, oval in shape. Discovery was done by Robert Brown. Most conspicuous and largest organelle of eukaryotic cell. सारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है, so it is called director of the cell. सेल को सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। Nucleus consists of 4 components. Nuclear membrane, first, 2-layered envelope around the nuclear sap which separates the nucleus from cytoplasm. Perforated है, semi-permeable membrane है. Outer and thin nuclear membrane enclose a fluid-filled space between them, जिसको perinuclear space कहा जाएगा. Nucleoplasm, it is transparent, semi-fluid, colloidal ground substance in which nucleoli and chromatin fibers are present. ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलाई और क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट है। इट कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, सेवरल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? हमारी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपके अंदर, ठीक है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो कंटेन कर रहा है उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है हमारा और क्रोमैटिन फाइबर्स भी प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है सबको? कोई डाउट? श्योर? चलो नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियोलस, डेंस स्फेरिकल नेक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट है, आरएनए कंटेन करेगा।
क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमैटिन फाइबर्स कंटेन करेगा. ड्यूरिंग सेल डिविजन ये क्या बन जाती हैं? दे कन्वर्ट टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. तो ये जितनी भी क्रोमैटिन फाइबर्स ये प्रेजेंट है, जैसे ही सेल डिविजन आने वाली होती है, ये क्रोमैटिन फाइबर्स हमारी क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है. और यही क्रोमोसोम्स हैं जो कि क्या कंटेन करेंगे? जीन्स कंटेन करेंगे. और यही जीन्स हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक आते हैं. तभी हमारे अंदर फीचर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पेरेंट्स वाले, बिकॉज हमारे अंदर ये जीन्स आते हैं फ्रॉम पेरेंट्स. क्लियर हो गई बात? टर्म क्रोमोसोम was given by Valdier in 1888. They are made up of DNA and proteins. It possesses all necessary information for cell to function, grow, divide properly. Specific segments of DNA are termed as genes. These are the hereditary units. तो genes ही हैं जो कि हमारी hereditary units हैं. नेक्स्ट फंक्शंस आ गए. कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म. सेल का मेटाबॉलिज्म सारे फंक्शन सेल के कंट्रोल करेगा, तो इसे डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं. इट पोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन, बिहेवियर और मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. Along with environment, nucleus also directs the chemical activities of the cell, determine the development and future form of the cell. आगे सेल कैसे डिवाइड करके नए सेल्स बनाएगा, कौन से सेल्स बनाएगा, वो ये डिसाइड करता है. क्लियर हो गई बात सिया? नेक्स्ट साइटोप्लाज्म पे आ जाओ. जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर 10 to 15% proteins, 2 to 4% lipids, 1% carbohydrates. Inorganic material present होगा. Large and more highly evolved cells और multicellular organisms have great deal for biochemical activities, तो वो सारी इसके अंदर होती हैं. Such cells possess specific membrane-bound subcellular components within themselves to keep different kinds of cellular activity separate from each other. तो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक मटेरियल है जो कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा. इसके अंदर मेनली आपके वाटर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है. मेन फंक्शन जो है ये एक ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि सारे ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं. हम जो खाना खाते हैं, ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन आती है, वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी. तो वो सारी स्टार्टिंग के स्टेप्स हमारे साइटोप्लाज्म में होंगे. क्लियर हो गई बात? इट कंटेन्स ऑल मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. Some common cell organelles are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles. वो सब साइटोप्लाज्म कंटेन करेगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले समझ लेते हैं. एक एंड इसका कनेक्टेड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एक एंड कनेक्टेड होगा इसका सेल मेम्ब्रेन से. तो सेल के अंदर ये एक स्कैटर्ड ट्यूब वाला नेटवर्क है जो कि दोनों तरफ ये ज्वाइन करेगा. क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से ये एक तो सपोर्ट सिस्टम फॉर्म कर रहा है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. सेकंड, ट्रांसपोर्ट अंदर से बाहर सेल के. भाई एक एंड इसका कनेक्टेड है सेल मेम्ब्रेन के साथ, एक एंड कनेक्टेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, तो चीजों के आदान प्रदान में हेल्प करेगा ये. अब अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इसको कहा जाएगा RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रोटीन्स. और अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो इसको कहा जाएगा SER, और ये क्या बनाएगा? लिपिड्स. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा लिपिड्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? प्रोटीन्स. सोना है क्या तुम सबने? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि सोने वाले हो. नींद आ रही है? साक्षी, काव्यांशी, वैभव, हिमांग, अग्रिम की याद में, मेघा, नींद आ रही है? मुंह धोया. सबसे आगे बैठी हो, क्या नींद आ रही है? क्या ही बोलो. चलो, तो इनके फंक्शंस क्या क्या हो गए? रफ का सरफेस रफ दिखेगा, डॉटेड, राइबोसोम्स प्रेजेंट है. स्मूथ का सरफेस हमको रफ नहीं दिखेगा, राइबोसोम्स एब्सेंट है, स्मूथ दिखेगा, वो लिपिड्स बनाएगा. तो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
थॉमसन ने डिस्कवर किया था, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टम इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. इट इज कनेक्टेड विद प्लाज्मा, लेमा एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड टिब्यूल. सिस्टर्ने, ये लॉन्ग लॉन्ग जो है ये क्या है, सिस्टर्ने प्रेजेंट है. फंक्शंस, RER प्रोटीन्स बनाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन. स्मूथ ER लिपिड्स बनाएगा. Some proteins and lipids which are synthesized in the cell with the help of ER are utilized in the building of this membrane, and this is known as membrane biogenesis. Very important question. CBSE में आप लोग एग्जाम में, UT में और हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, what do you mean by membrane biogenesis? तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हमारे सेल के अंदर बन रहे हैं वो कुछ हमारे यूज हो रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में. इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. केवी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. किस किस के एग्जाम में आ चुका है? लो जी, सबके हाथ खड़े हो गए. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस और एनसीईआरटी में दिया नहीं है, दिया हुआ है पर रिफ्रेशर में कहीं नहीं दिया हुआ है. दिस इज योर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. चलो फंक्शन पे आ जाओ. सेपरेट करेगा दोनों को अलग अलग चेम्बर्स में, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा, एक्सटेंसिव सरफेस फॉर्म करेगा प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्मेशन में. SER brings about detoxification in the liver of vertebrates. It converts harmful poisons and drugs into harmless substances for excretion by the cell. तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. आगे चलते हैं. गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस को प्लांट्स में क्या कहा जाता है? गोल्जी एपरेटस को प्लांट्स में क्या कहा जाता है? बताएं बताएं. डिक्टियोसोम्स. नीचे पढ़ लिया तुमने, लिखा हुआ डिक्टियोसोम्स. तो गोल्जी एपरेटस भी हमारे 3-4 फॉर्म में अवेलेबल है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और वैक्यूल्स. तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होंगे. फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हैं. प्लांट्स में इनको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है. इनका फंक्शन है कुछ चीजें सिक्रीट करके उनको पैक करके सेल के बाहर डालना. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं. कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था. ऑलमोस्ट सब यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट RBC. It is a membranous structure which is formed of interconnected stacks of flattened membranes called cisternae. Besides cisternae, complex also bear large vacuoles and vesicles. Golgi complex को कहा क्या जाता है? डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल्स. आगे चलते हैं. फंक्शंस, एंजाइम्स, म्यूकस, हार्मोन्स ये सिक्रीट करेगा. मटेरियल जितना सिंथेसाइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, गोल्जी एपरेटस उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोर करेगा. In some cases, Golgi apparatus also helps in the formation and manufacture of complex sugar from simple sugar. Lysosomes बनाएगा, synthesis of cell wall and plasma membrane. तो ये सारे functions हमारे Golgi apparatus करेगा. क्लियर हो गई बात? चीजों का ट्रांसपोर्ट करना, चीजों को स्टोर करना, चीजों को पैक करके सेल के बाहर डालना, और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी Golgi apparatus से होगी. राइबोसोम्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट राइबोसोम्स. राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में भी हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी हैं. इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो राइबोसोम्स जो है प्रोटीन फैक्ट्रीज उनको कहा जाता है. प्रोटीन्स बनाने में वो हेल्पफुल हैं. ये देख रहे हो दो यूनिट्स, एक छोटी सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट. जो ये ऊपर दिखाया हुआ है दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि एनिमल्स में होता है और आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ोगे. तो राइबोसोम जो है एक मेजर रोल प्ले करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस में हमारी बॉडी में. जितने प्रोटीन्स बनेंगे वो अलग अलग फीचर की फॉर्म में बॉडी में एक्सप्रेस होंगे. ठीक है. दे आर स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल व्हिच कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब सेल्स में मिलेंगे एक्सेप्ट RBC. डेंस राउंड बॉडीज व्हिच अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होंगे. दे आर फाउंड फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म. दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. साइज जो है 70S और 80S टाइप का होता है. फंक्शन इज द
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? क्यों फट जाता है? कैसे? क्या करते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स? वो सेल को खा जाते हैं, राइट? तो लाइसोसोम्स प्रोड्यूस किससे होते हैं? हाँ, lysosomes are produced from Golgi apparatus. They are electron microscopic spherical like structures found in cytoplasm of eukaryotic animal cell except RBC. They contain several digestive enzymes. They are synthesized in rough ER and brought to lysosomes through Golgi complex. क्या चीज? एंजाइम्स। बनाते कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहां तक आ जाते हैं? लाइसोसोम्स तक आ जाते हैं थ्रू गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज का काम ही वही है, चीजों को लेके आना और मॉडिफाई करना या स्टोर करना। हाँ, दे आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। 40 एंजाइम्स हैव बीन रिकॉर्डेड टू अकर इन लाइसोसोम्स। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के नेम्स दिए हुए हैं। They also contain acid hydrolases because these digestive enzymes function in acidic medium 4 to 5. क्लियर हो गई बात? तो पीएच जब 4 से 5 होगी उसी टाइम पे लाइसोसोम्स फंक्शन करेंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है? बर्स्ट होके सेल में कुछ भी अगर डेब्रिस है उसको भी क्लियर करना। सेल अगर ज्यादा डैमेज हो गया है तो ये बर्स्ट होके उसको किल कर देंगे। पीएच, एक्चुअली पीएच एक मेजरमेंट है, पीएच एक स्केल है जिससे आप चेक करके बताते हो कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। तो अगर एसिडिक रहेगा तो उसकी पीएच वैल्यूज रहेंगी 1 to 6 और अगर बेसिक रहेगा तो पीएच वैल्यूज रहेंगी 8 to 14। 7 वाला इज न्यूट्रल जो कि वाटर का होता है। ठीक है, फंक्शंस, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, हेंस डाइजेस्टिव बैग्स। वोन आउट पुअरली वर्किंग ऑर्गेनेल्स को खा जाएंगे। ठीक है, तो इनको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल अगर खराब हो गया है दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। व्हेन अ सेल इज डेस्टिन्ड टू डाई, या पता है कि सेल ने खत्म होना है तो ये क्या करेंगे? दे डाइजेस्ट द होल सेल एंड द प्रोसेस इज नोन एज ऑटोलिसिस। ये पूरे सेल को कंप्लीटली इनगल्फ करके खत्म कर जाएंगे। ऑटो मतलब सेल्फ, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ऑटोलिसिस इज when a cell is destined to die, the lysosomal enzymes digest the whole cell and the process is known as autolysis. Clear? चलो आगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे। क्रिस्टे के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा मैट्रिक्स और यही कंटेन करेगा हमारे ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल्स। यहीं पे हमारी एनर्जी लिबरेट होगी। जो मैंने साइटोप्लाज्म में आपको बताया कि रेस्पिरेशन के इनिशियल स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन बाद के स्टेप्स जो हैं वो किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी एटीपी बनता है। सॉसेज शेप्ड, दे में ग्रैन्युलर फिलामेंटस रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे। इसके अंदर पैटर्न्स प्रेजेंट हैं बिकॉज एंड दे बेयर एटीपी जनरेटिंग असेंबलीज कॉल्ड ऑक्सीजोम्स। 2 membrane of each mitochondria are separated by narrow space called intermembrane space और outer chamber। इसके अंदर एक fluid present है, space between cisternae is called inner chamber। Inner chamber is filled with circular and dense proteinaceous mitochondrial matrix having enzymes of Krebs cycle। What is Krebs cycle? Respiration की cycle को Krebs cycle कहा जाता है। Krebs cycle नहीं। उसके बाद they have a large surface area for generation of ATP. Energy is required for various chemical process, hence they are known as powerhouse of the cell or storage batteries of the cell.
तो एटीपी होगा सेल के अंदर तभी सेल काम करेगा। फंक्शंस आ गए, फंक्शन उसका मेन वही है, एटीपी रिलीज करना, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, स्टेरॉइड्स, synthesis of many amino acids occur in mitochondria. They are capable of self duplication. ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आ गए प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट है हमारे? प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर इज ऑल्सो स्मूथ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे? ये थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड ऐसे प्रेजेंट है जैसे कॉइन्स प्रेजेंट हो। तो पूरे स्टैक को क्या कहा जाता है? ग्रैना। पूरे स्टैक को ग्रैना कहा जाता है। सारे ग्रैना आपस में कनेक्टेड है बाय लैमेला। एक सिंगल को ग्रैनम कहा जाएगा। इसका बेस इज स्ट्रोमा। ये दो मेम्ब्रेन हो गई, आउटर और इनर। दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो स्फेरिकल डिस्कॉइडल इन शेप, डबल मेम्ब्रेन है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कंटेन करेंगे, एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, इसलिए इनके पास अपना डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। हेंस नोन एज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, क्योंकि अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, प्लास्टिड्स की अगर हम टाइप की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ग्रीन पार्ट में, ग्रीन पिगमेंट कंटेन करेगा क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड, तो फ्रूट्स और फ्लावर्स में प्रेजेंट होगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, सिर्फ और सिर्फ फूड स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोर फूड। क्रोमा फ्रूट्स और फ्लावर्स में, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्लोरोफिल कंटेन करेगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया, स्फेरिकल ओवॉइड डिस्कॉइडल शेप, is a vesicle bounded by double membrane filled with fluid matrix. Outer membrane is semi-permeable than inner membrane. Two membranes are separated by intermembrane space. Inner membrane has carrier protein that control the passage of nucleus and is connected to thylakoid. Thylakoids are the structural elements of the chloroplast as they take part in photosynthesis due to the absence of chlorophyll, due to the presence of chlorophyll pigment in them. तो ये है एक्चुअली स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स हैं, अंदर का स्पेस आ गया, ग्रैनम आ गए, थाइलाकॉइड्स आ गए। ये थाइलाकॉइड्स ही हमारी क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। इसी के अंदर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। चले आगे। अच्छा, वही चल रहा है ये स्ट्रक्चर। फंक्शन पे आ जाओ। ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करेंगे, क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देंगे, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक। वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? वैक्यूल कंटेन सेल सैप। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्लांट सेल में सेंट्रली लोकेटेड होगा, एनिमल सेल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और साइड में भी हो सकता है। प्लांट सेल में ये सेंट्रली लोकेटेड है, इसलिए न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, small in size, more in number in animal cell, but in plant cell they are larger and lesser in number. Storage जो है इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाएगा। फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल सैप। वाटरी है, सब्सटेंसेस कंटेन करेगा, शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई इतना ऑफ द सेल वॉल्यूम। सम प्लांट वैक्यूल आर लार्ज एंड ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, तो इसलिए न्यूक्लियस इन अदर ऑर्गेनेल्स आर पुश टू पेरिफेरी, साइड में चले जाएंगे। फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर, अदर सब्सटेंसेस, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स बाय इंक्रीजिंग इन साइज। किसके फंक्शंस हैं ये सारे? वैक्यूल के। सीलिया, फ्लैजेला। सीलिया, जब एक सेल पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उसको सीलिया कहा जाएगा। फ्लैजेला इज एक सिंगल प्रेजेंट होगा। दोनों का फंक्शन क्या है? मूवमेंट।
दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेल को लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं. मूवेबल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन द फ्लूइड मीडियम फॉर लोकोमोशन. प्रोटिस्टा, एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे. क्लियर? Cell inclusions, non-living material present in cytoplasm, often called deuteroplasmic substances. इनमें कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट होंगी. They are common. The common cell inclusions are stored organic food material, secretions, excretions and organic crystals. कुछ भी सेल के अंदर चीजें बन रही हैं, वो किसी फॉर्म में अगर स्टोर हो जाती हैं तो उनको सेल इंक्लूजन्स कहा जाता है. बस प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है? ये एनिमल सेल स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल लार्जर इन साइज. सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट. प्लास्टिड एब्सेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट. गोल्जी बॉडीज नियर इन न्यूक्लियर एनवेलप, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. स्मॉल साइज्ड, लार्ज साइज्ड. न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल में है, वन साइड में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, बिकॉज प्लांट सेल में जो सेंटर है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा. क्लियर हो गई बात? सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इज व्हाट? एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस करना है सेल डिवीजन. दो टाइप की होती है, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस किस में होगी? जो सिंपल सेल्स होंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन अगर मियोसिस की बात करूं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. तो वो होंगी हमारी गैमीट्स में, स्पर्म्स और एग्स में. माइटोसिस होगी हमारी जनरल बॉडी सेल्स में. क्लियर हो गई बात? तो ये दो टाइप की दिखा रखी है. न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू न्यू सेल्स पॉपुलेशन फॉर्म बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल. टू टाइप्स की है, माइटोसिस एंड मियोसिस. ये दोनों दिखा रखी हैं आपको. नहीं, ये पहले माइटोसिस दिखा रखी है, ये आ गई. दिस इज माइटोसिस एंड दिस इज मियोसिस. माइटोसिस के अंदर एक क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं. और मियोसिस के अंदर पहले क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा और बाद में वही क्रोमोसोम नंबर आगे आपका डिवाइड हो जाएगा. क्लियर हो गई बात? मियोसिस दो स्टेप्स में होती है. पहले क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, फिर वही क्रोमोसोम नंबर आगे डॉटर सेल्स के पास डिवाइड हो जाता है. लास्ट फिनिश. तो यहाँ पे सेल चैप्टर जो है वन शॉट रिवीजन था उसका.